नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सेशन 2 में जो हमने एक लर्निंग सीरीज स्टार्ट की है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस स्टेक होल्डर्स इन द मार्केट जो हमारे डिसीजंस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। ट्रेड की साइकिल, एक ट्रेड की साइकिल कैसे होती है, ये पूरा काम कैसे होता है, एक ट्रेड होता कैसे, हाउ डज अ ट्रेड हैपन, और हाउ टू एंटर द मार्केट, व्हाट शुड बी योर रोल, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। A very important disclaimer, I am not a SEBI registered professional. Please consider the advice of your financial expert before making any decision. This video is only for the educational purpose. आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने अगर इस स्टॉक गुरुवर के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसको प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल में ऑल वाला ऑप्शन चूज कर लेना ताकि आगे जितनी भी मैं इस लर्निंग सीरीज में काम करने वाला हूं वो वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए विल स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। देखिए, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं इसको कि सपोज कीजिए अब हम सब्जी मंडी में सब्जी लेने जाते हैं। ठीक है, आई विल स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक थिंग। सो लेट्स से you have a farmer, there is a market, a vegetable market, and then you have a end user. सो होता क्या है, जैसे एक फार्मर अपने खेत में उगाई गई वेजिटेबल्स को बेचना चाहता है और आप उसे अपने भोजन में यूज करने के लिए खरीदना चाहते हैं, तो दोनों के लिए एक कॉमन मीटिंग पॉइंट होता है आपका मार्केट, राइट, वेजिटेबल मार्केट, जहां पर दोनों पार्टी एक दूसरे से इंटरेक्ट किए बिना, ना तो हम फार्मर से डायरेक्टली जाकर इंटरेक्ट करते हैं, ना फार्मर डायरेक्टली किसी भी एंड यूजर से इंटरेक्ट करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में बात कर रहा हूं। सो इंटरेक्शन के बिना ही सेल और बाय के डिसीजंस ले सकते हैं, सेल और बाय एक्चुअली कर सकते हैं। वैसे ही शेयर मार्केट में भी शेयर्स को बाय और सेल करने के लिए हमारे पास एक मार्केट होती है जिसको हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। मतलब ये वो प्लेस है, ये वो फैसिलिटेटर है जो हमें सेल और बाय करने में हेल्प करती है। भारत में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आगे इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, एक है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मेजरली इन पे काम किया जाता है। सो विल वर्क ऑन टू ऑल दीज, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। सो यहां पे अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होंगे। सो व्हाट आर द वेरियस participants or players in the market? Okay, first I'll start with number one, and number one would be a buyer or it can be a seller. ये सबसे पहले वो प्लेयर होता है। बहुत बेसिक से आज हम डिटेल में इसको बात करने वाले हैं, सो प्लीज पे अटेंशन टू दिस और वीडियो से जुड़े रहना, एंड तक देखना, आपको समझ आएगा क्या डिस्कस करने वाले हैं। बायर और सेलर, ये कुछ मतलब ये वो लोग हैं जो बाय या सेल करते हैं। इनके भी अपनी कैटेगरीज होती हैं। जैसे मैं बात करूं, सो एक कैटेगरी मैं दूंगा, यहां पे एक होता है डोमेस्टिक रिटेल प्लेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरे और आपके जैसे सामान्य इन्वेस्टर या ट्रेडर, ठीक है जी, ये हम सब आते हैं डोमेस्टिक रिटेल प्लेयर के अंदर। दूसरी कैटेगरी मैं इसको बोलना चाहूंगा, दैट इज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। आपने कई बार जो मैं रिपोर्ट्स और एपिसोड्स शेयर करता हूं मॉर्निंग और इवनिंग में, आपने मेरे मुंह से DII सुना होगा, या ये ना कई बार AMCs भी होती हैं। AMC मतलब आपका जो भी असेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, जैसे हमारे कॉर्पोरेट्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एटसेट्रा, ये सारे हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। ये बहुत बड़े प्लेयर्स होते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट का फंड होता है। उसके बाद एक तीसरा प्लेयर आता है, वो बायर और सेलर में ही है, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये भी आपने मेरे साथ मॉर्निंग और इवनिंग जो मार्केट एनालिसिस एपिसोड में शेयर करता हूं उसमें आपने सुना होगा टर्म FIIs। ये कौन से होती है? ये विदेशी कॉर्पोरेट एंटिटीज होती हैं, वहाँ के फंड मैनेजर्स होते हैं, फंड मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, ये अलग अलग टाइप के हैं। तो ये तीन मेजर पार्ट होते हैं मार्केट के बायर और सेलर वाले पार्टिसिपेंट्स। मतलब ये या तो बाय करेंगे या सेल करेंगे, ठीक है जी। अब विल मूव फर्दर, जो सेकेंड एक इसके अंदर मार्केट में पार्टिसिपेंट होता है उसको यहां पे हम बोलेंगे स्टॉक ब्रोकर।
स्टॉक ब्रोकर ये वो एंटिटी है जिसके साथ आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं। तो ये आपको किस चीज में फैसिलिटेट करेगा? ये आपको प्रोवाइड करता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, जो आप डीमैट वगैरह अकाउंट खोलते हैं ना, मतलब जिस अकाउंट से आप ट्रेड करेंगे, जो सबसे जैसे हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं, ऐसे ही ट्रेडिंग के लिए स्टॉक मार्केट में एक अकाउंट चाहिए होता है। वो खुलता हमेशा किसी भी स्टॉक ब्रोकर के साथ है। बहुत सारे एंटिटीज हैं जैसे ज़ेरोधा, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, बहुत सारे हैं, धन, बहुत सारी एप्लीकेशन, डेली नए नए एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। तो ये सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं, आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं। नाउ स्टॉक ब्रोकर के पास एक ट्रेडिंग लाइसेंस होता है और वो स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड भी होता है। यहां पर आप अपने ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, स्टॉक ब्रोकर के साथ, और उसका पूरा बैक ऑफिस और मैनेजमेंट आप इस ब्रोकर के एप्लीकेशन पर ही करते हैं। जैसे आपको कोई भी अगर एप्लीकेशन ये प्रोवाइड कर देते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन होगी या वेब बेस्ड लाइक डेस्कटॉप पे एप्लीकेशन होगी, आप उसको यूज कर सकते हैं, जिसके लिए आपसे ये एक ब्रोकरेज फी भी चार्ज करने वाले हैं। तो ये होता है स्टॉक ब्रोकर, ये सारे काम करेगा। उसके बाद थर्ड एंटिटी जो हमारे पास है इंपॉर्टेंट, दैट इज योर स्टॉक एक्सचेंज। ये वो थर्ड पार्टिसिपेंट है मार्केट के अंदर जिसकी हम बात करने वाले हैं। ये वो जगह है जहां पर बाय और सेल के ऑर्डर्स प्लेस होते हैं एक्चुअल में, जो स्टॉक एक्सचेंज है। भारत में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज हैं, अगर मैं इनकी बात करूं, वो है आपका, एक है एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है बीएसई। ये थोड़ा पुराना था, पहले से था, एनएसई बाद में बना है। दिस इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहां पर ऑर्डर्स के बिड और ऑफर के फॉर्म में प्लेस किया जाता है। मतलब जो प्राइस बिड है, मतलब यहां पे क्या होगा, बिड होगा। बिड मतलब वो रेट जिस पर बायर खरीदना चाहता है, एक शेयर को खरीदना चाहता है, ठीक है जी। बिड होगा बायर्स प्राइस टू परचेज अ शेयर। और इसी तरह से एक आता है ऑफर। ये सारा का सारा कहां पे होता है? ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हो रहा है। एक होता है ऑफर प्राइस, मतलब ऑफर प्राइस वो प्राइस है जिस पर सेलर एक शेयर को बेचना चाहता है। तो ये सेलर का प्राइस है, सेलर्स प्राइस, मतलब सेलर बोल रहा है मैं इतने रुपए में, इतने पैसे में, जो भी बोलना चाहे वो, मैं इस शेयर को बेचूंगा, ठीक है। बिड या ऑफर्स को मैच करके बेस्ट प्राइस डिस्कवरी होती है। मतलब इनके मैच करते हैं, सेलर ने एक प्राइस कोट कर दिया, जो बायर है उसने एक प्राइस कोट कर दिया, उसने अपनी बिड लगा दी कि सपोज मैं किसी भी शेयर को 18 रुपए में खरीदना चाहता हूं। जो सेलर है बोल रहा नहीं, आप 20 रुपए में इसको खरीदेंगे, ठीक है। अब अगर वो नहीं मैच कर पा रहा है तो थोड़ी देर वो वेट करेगा या कोई और सेलर आएगा। तो जहां पर भी एक्सचेंज को लगेगा कि वो जो बायर और सेलर का प्राइस मैच करता है, कभी बायर अपनी बिड को चेंज कर दे या सेलर अपने ऑफर को चेंज कर दे, जब वो मैच करता है तो बेस्ट प्राइस डिस्कवरी होती है, जिस पर वो ऑर्डर फाइनली प्लेस होता है। इसमें एक और टर्म आती है, इसको आप याद रखें, एलटीपी। ये होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। इन सबको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जब हम रियल सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे, तो उस टाइम पे काम आएंगी। एलटीपी इज योर लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही दो क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस होते हैं जहां पर एक्चुअल में कोई ट्रेड क्लियर होता है। इनका पूरा साइकिल मैं आपको अभी शो करूंगा, और मेरे ख्याल से उसके बाद आपको जरूरत ना पड़े कुछ और देखने की, कि एटलीस्ट ये समझ जाएंगे कि ट्रेड का साइकिल क्या है, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। अगेन disclaimer is there, I'm not the registered professional. ये मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूं that I have understood. Now, so stock exchange के अंदर जो मैंने आपको दो क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस बताए थे, उनमें से दो में से पहला है NSCCL। इसका मतलब होता है, ये इसकी फुल फॉर्म लिख देते पहले, नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये NSCCL है और ये फुली ओन्ड बाय NSE है। जो NSCCL ये किसका पार्ट है? ये NSE के द्वारा, पूरा NSE के अंडर आता है, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। इसी तरह से जो BSE है उसके अंदर जो दूसरा
क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, याद रखना क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम आगे बताने वाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ICCL होता है। ICCL ये BSE के अंडर है, इसका फुल फॉर्म मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, इट्स इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये ICCL है और ये फुली ओन्ड बाय BSE है, तो ये BSE के अंडर आता है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज हैं। उसके बाद इसी में स्टॉक एक्सचेंज में, ये मैंने अभी आपको क्या बताया, ये स्टॉक एक्सचेंज के 2 टाइप्स हैं। ये 2 क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस यहां पे लिख देता हूं मैं, दीज आर दी 2 क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। अब एक और टर्म इसमें यूज करने वाले जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, और वो होती है डिपॉजिटरी। ये सारा भी स्टॉक एक्सचेंज के अंडर आता है, सो वी आर स्टिल विद इन दैट स्टॉक एक्सचेंज पार्ट। सो डिपॉजिटरी वो प्लेस है जहां पर आपके शेयर्स एक्चुअल में डिजिटल फॉर्म में स्टोर होते हैं। भारत में ना 2 तरह की डिपॉजिटरीज हैं, अगेन मैं यहां पे लिख देता हूं, NSDL ये फर्स्ट डिपॉजिटरी है, फुल फॉर्म इसकी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये अगेन फुल्ली ओन्ड बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। दूसरा होता है इसके अंदर CDSL, ये भी डिपॉजिटरी है, एंड इट मींस सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज लिमिटेड, और ये फुली ओन्ड बाय है BSE। ये BSE इसका केयरटेकर, मतलब BSE के थ्रू ये चलती है। तो फटाफट से स्टॉक एक्सचेंज के अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की हमने बात की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की हमने बात की क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस की, नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये दोनों NSE और BSE के द्वारा ओन्ड है। फिर हमने बात की डिपॉजिटरीज की, तो 2 डिपॉजिटरीज हैं, NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा ओन्ड है, और BSE के द्वारा ओन्ड है हमारा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। नाउ फोर्थ प्लेयर जो इसके अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, एंड दैट इज सेबी। और रादर इसे प्लेयर ना करके मैं अथॉरिटी भी ही बोलूंगा, आई मीन ये सर्वे सर्वाइव जो सारा काम देखते हैं। सो सेबी मीन्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, नाउ इसका काम क्या है, दिस इज द फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर द एंटायर मार्केट। पूरी मार्केट में जो भी फाइनेंशियल रेगुलेशंस चाहिए वो सेबी डिसाइड करती है। ऑल द रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस फॉर द एंटायर मार्केट आर टेकन केयर बाय सेबी, और मार्केट में हर पार्टिसिपेंट को सेबी की गाइडलाइंस और रूल्स को फॉलो करना होता है। ये इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी है। सेबी का बहुत यूज भी है, वो कैसे, सेबी ना हर पार्टिसिपेंट के राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, और ये इस बात का भी ध्यान रखती है कि मार्केट में कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस ना हो, सारी चीजें एकदम लीगल और ट्रांसपेरेंट हो। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स ओवर देयर। अब ये कुछ मेजर पार्टिसिपेंट्स थे। अब बात करते हैं, लेट्स सी हाउ द ट्रेड हैपन्स। तो यहां से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले लेट्स कंसीडर दिस इज अ बायर। ये बायर यहां पे बैठा हुआ है आपका, दिस इज योर बायर, ओके, दैट्स योर बायर। और ये बायर है यहां पे, ठीक है। ये क्या करेगा, इसके पास अपना पैसा है, ही इज गोइंग टू प्लेस ऑर्डर्स इन रुपी, आई एम कंसिडरिंग फ्रॉम इंडियन परस्पेक्टिव, ठीक है जी, रुपी है। उसके बाद ये क्या करता है, ये अपना बिड के थ्रू आगे जाएगा यहां पर, ठीक है जी। सबसे पहले बायर है, ये अपना बिड के थ्रू क्या करेगा, ये सेलर भी हो सकता है, सो इसको हम रिवर्स भी करके देख सकते हैं। फिलहाल बायर की बात कर रहे हैं कि बिड की फॉर्म में एक अपना प्राइस अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू, जो कि इसके स्टॉक ब्रोकर के पास है, उसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है जी। वहां पे एक ऑर्डर प्लेस करेगा, तो यहां से क्या जाएगा, ये इसका स्टॉक ब्रोकर है, ये स्टॉक ब्रोकर के पास इसने अपनी बिड प्लेस कर दी, ठीक है, कि यहां पे चला गया। ये स्टॉक ब्रोकर है बायर की साइड वाला, ओके।
जब यहां पे ऑर्डर प्लेस हो जाता है, इसके बाद ये ऑर्डर जाता है स्टॉक एक्सचेंज तक। लेट्स से एनएससी या बीएससी में से कोई सा भी चूज करेगा। सो यहां पे मैं यूज करता हूं, ये ऑर्डर यहां पे जाएगा स्टॉक एक्सचेंज के पास। ठीक है, ये एक स्टॉक एक्सचेंज के पास चला गया। ये आपका एनएससी हो सकता है, बीएससी हो सकता है, जो भी हो सकता है, बट वी आर टेकिंग इट फॉर एन एग्जांपल ओनली, डोंट कंसीडर इट एज अ रिकमेंडेशन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब ये एनएससी बीएससी में चला जाता है तो उसके बाद यहां से, आपको याद है हमने दो तरह की क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की बात की थी, एग्जैक्टली ये यहां से जाएगा पहले आपका क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास। वो कौन कौन सी थी, एक थी NSCCL, या वो हो सकती है अगर बीएससी से रिलेटेड है तो ICCL। ठीक है जी, इन दोनों में से किसी भी जो आपके क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है वहां पे जाएगा। यहां पर ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इंश्योर करता है कि जिस ब्रोकर अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में जाना है, ठीक है जी, मतलब सपोज वो एक्चुअल में ट्रांसफर हो गया है या नहीं हुआ, ये वो चेक करेगा। और जिस अकाउंट से शेयर एक्चुअल में जो बायर अकाउंट है वहां से जो एक्चुअल में वापस जाना है, ये उसको भी इंश्योर करेगा। तो इसके लिए यहां पे क्या होगा, यहां पे एक आपका ब्रोकर और होगा यहां पे। ठीक है, दिस विल बी द स्टॉक ब्रोकर, और ये कौन से साइड का होगा, ये होगा सेलर वाले साइड का, और यहां पे कहीं पे हमारा सेलर बैठा हुआ है। ठीक है, ये सेलर बैठा हुआ है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये जब ये एक स्टॉक एक्सचेंज से क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास जाएगा तो ये देखेगा कि सबसे पहले ये जो बायर है ना, बायर ने अपने स्टॉक ब्रोकर पे क्या किया था, ऑर्डर प्लेस किया था बिड के थ्रू। इस स्टॉक ब्रोकर से एक्चुअल रुपी आ गया है और वो यहां से इस स्टॉक ब्रोकर के पास गया है। ठीक है, अल्टीमेटली वो सेलर के पास जाएगा, ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन देख रहा है। और यहां से जो एक शेयर था, वो शेयर स्टॉक ब्रोकर के थ्रू एक्चुअल में बायर के स्टॉक ब्रोकर में शेयर गया है या नहीं गया है। जब ये चला जाएगा, वो इसी का काम है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम है कि वो ये देखना कि हाँ शेयर एक्चुअल में जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, जब ये ट्रांजैक्शन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, जब ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन शेयर्स को क्लियर कर देता है, हाँ ये एक्चुअल में जा रहे हैं, उसके बाद ये शेयर आपकी डिपॉजिटरी में स्टोर हो जाता है। डिपॉजिटरी इन द सेंस यहां पे, उसके बाद आपकी जो डिपॉजिटरी की हम बात कर रहे थे, दिस इज योर डिपॉजिटरी। तो यहां पे ये डिजिटल फॉर्म में शेयर स्टोर हो जाएगा, जो हमने बात की थी NSDL या ये CDSL की फॉर्म में होगी डिपॉजिटरी। अब ये डिपॉजिटरी एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के द्वारा ब्रोकर से कनेक्टेड होती है। मतलब यहां पर भी एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हो सकता है और यहां पर भी एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे, इन दोनों को ही हम लोग बोलने वाले हैं, लेट मी नेम देम ओवर सेपरेटली। दिस इज द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है जो अपने जिसके थ्रू मतलब जिसके कारण हम अपने शेयर्स को और अपने अकाउंट में होने वाले सारे ट्रांजैक्शन को देख पाएंगे। ठीक है, ये ब्रोकर से कनेक्टेड होता है। एक्चुअल शेयर्स केवल डिपॉजिटरी में ही स्टोर रहते हैं, ये ध्यान रखना, हमारे ब्रोकर के पास नहीं होते एक्चुअल शेयर्स। एक्चुअल शेयर्स क्या होंगे, इस डिपॉजिटरी में स्टोर है। ये बहुत सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है और ये पार्टिसिपेंट्स को सेफगार्ड करने के लिए भी आवश्यक है कि हाँ हमारे शेयर सेफ हैं। कल को ब्रोकर का विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट पता नहीं ना, ब्रोकर कौन बैंकरप्ट हो जाए, कोई और चैलेंज हो जाए, वी डोंट नो ऑल द ब्रोकर्स। सो इसलिए ये आई थिंक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हमारे शेयर्स NSDL या CDSL में स्टोर्ड रहते हैं। ठीक है, ब्रोकर के बाद सारा पैसा, उसके बाद जब ये ट्रांजैक्शन हो जाता है तो ब्रोकर के बाद सारा का पैसा जो है हमारे बैंक में ट्रांसफर हो जाता है अकाउंट के थ्रू, और बैंक को RBI रेगुलेट करता है, उसको सेबी ने कोई लेने देना नहीं है उसके अंदर। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि ये ट्रेड होता कैसे है और प्राइस का क्या, ये जो फ्लक्चुएट हो रहा है इसका क्या चेंज कैसे हो रहा है। तो देखिए, सपोज कीजिए यहाँ पे हम बात करते हैं, लेट्स से हाउ ये जो ट्रेड हो रहा है एक्चुअल में क्या होगा। सपोज कीजिए अपने पास एग्जांपल लेते हैं फिलहाल का, और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट
एक एग्जांपल है समझने के लिए। पिछले 2-1 हफ्तों का सीन ले लेते हैं, अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इस टाइम पे। तो मान लो रिलायंस का एक शेयर का प्राइस है 2850, राइट। अभी मेरे पास, ये बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक्चुअल सिनेरियो से कोई लेन देन है इसका। रिलायंस का एक शेयर का प्राइस है मेरे पास 2850 रुपए का, ओके। रुपीज स्टार्टिंग में होना चाहिए था, ठीक है, फिलहाल बाद में लिख देता हूं, 2850 रुपए का, ठीक है। और वह कुछ समय के लिए इसी के आसपास फ्लक्चुएट कर रहा है, वह चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। और अचानक से क्या हुआ, अरब कंट्रीज और रशिया ने ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, सो दे हैव इंक्रीज द ऑयल प्रोडक्शन, ये उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। अब होगा क्या, इसके कारण क्या होगा, अब मार्केट में बहुत सारे सिनेरियो चेंज होंगे। तो यहां पर हमारे दो फ्रेंड हैं, एक है मोहन और एक है अशोक। अब मोहन का कुछ पर्सपेक्टिव है और अशोक का अपना व्यू पॉइंट है। मोहन को लगता है कि ऑयल प्रोडक्शन बढ़ने से ऑयल सरप्लस में हो जाएगा, जिससे डिमांड पर असर पड़ेगा और रिलायंस जैसी कंपनी का इस पर असर पड़ सकता है। ऑयल बहुत ज्यादा हो गया अब, ठीक है, तो उससे क्या होगा, प्राइसेस कम हो जाएंगे। इससे मोहन मानता है, ये एक एग्जांपल ले रहा हूं खाली, कि उसके शेयर का प्राइस अब थोड़ा सा डिक्रीज होगा और वह शेयर इस प्राइस पर सेल करना चाहता है। तो मोहन क्या बन जाता है, हमारा सेलर। मोहन का एक व्यू पॉइंट आ रहा है कि ठीक है, मुझे ना सेल करना चाहिए, शायद प्राइस कम होगा और मैंने प्रॉफिट बना लिया है, जिस जो मैंने लिया था उस वैल्यू से अब तक मेरा काफी प्रॉफिट हो गया, मैं इसको सेल करना चाह रहा हूं। अब दूसरी साइड जो अशोक है, अशोक का अपना व्यू पॉइंट होगा, उसको लगता है कि ऐसा नहीं होगा, ऑयल प्राइस बार बार ग्लोबली चेंज होते हैं, दिस कीप ऑन चेंजिंग, राइट। और ग्लोबल मार्केट्स में ये चेंज होंगे, और क्योंकि रिलायंस कुछ और नए सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने वाला है जो कि काफी प्रॉमिसिंग है, इसलिए अशोक को लग रहा है कि इसके शेयर का प्राइस जल्दी ही बढ़ सकता है। इसलिए अशोक क्या करेगा, वो बोलेगा नहीं, आप सेल कर रहे हो, यू वांट टू बिकम अ सेलर, देन आई वांट टू बिकम अ बायर। अशोक को ऐसा लगेगा, इसलिए क्या होगा, ये दोनों सेल और बाय के ऑर्डर प्लेस कर देंगे। इनके ब्रोकर तक इन ऑर्डर्स को स्टॉक एक्सचेंज में बेचा जाएगा, मतलब इनके जो ब्रोकर होंगे वो स्टॉक एक्सचेंज में इनके ऑर्डर्स को भेज देंगे, जहां पर स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, स्टॉक एक्सचेंज में इन दोनों ऑर्डर्स को मैच करके ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब अगले दिन ही, आपने सुना होगा हुती जैसे संगठन होते हैं, है ना, जो कुछ कर रहे हैं वहां पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो हुती जैसे लोग क्या करेंगे, वो ऑयल टैंकर्स को सपोज मिसाइल से अटैक कर रहे हैं, अभी हुआ था, मैं सिर्फ वो लाइव एग्जांपल दे रहा हूं, एक जस्ट फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सप्लेनिंग द सिनेरियो, कोई रिकमेंडेशन ना समझे प्लीज। तो सडनली क्या होगा, ग्लोबल मार्केट्स में ऑयल की शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है। सपोज हुती ने अटैक किया मिसाइल से, ऑयल टैंकर्स को ऑयल स्प्ले हो गया, बहुत ज़्यादा कमी हो गई मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ग्लोबल मार्केट के अंदर एक ऑयल की शॉर्टेज हो जाएगी। इससे क्या होगा, इससे ऑयल के प्राइस बढ़ने की संभावना होगी, बढ़ने लगेंगे, और ऑयल और एनर्जी सेक्टर्स की जो काम करने वाले प्लेयर्स होंगे, ठीक है जी, उनके शेयर्स में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, रिलायंस का प्राइस फिर से इंक्रीज हो सकता है। तो इस तरह से सेकंड्स में एक शेयर का प्राइस चेंज होता रहता है और हो सकता है। ये केवल एग्जांपल था, रियल टाइम सिनेरियो से इसका कोई लेना देना नहीं है, प्लीज डोंट कंसीडर एज अ रिकमेंडेशन। नाउ न्यूज, इवेंट्स या इस तरह के कंपनी का कोई ऑपरेशन या मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी फैक्टर एक शेयर के प्राइस को चेंज करने का कारण हो सकता है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। और कई बार ना कोई फैक्टर ना भी हो तब भी शेयर प्राइस चेंज होता है, पता है क्यों, उसका फैक्टर होता है डिमांड और सप्लाई, तो तब भी ये शेयर प्राइस चेंज होता रहता है, सेकंड्स में चेंज होता है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। सो दिस इज हाउ द शेयर प्राइस कीप्स ऑन चेंजिंग। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये आएगा कि हाउ अबाउट यू, आपका क्या रोल रहने वाला है, आप इसमें कैसे एंट्री करें। देखिए दो चीज से आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, एक तो आप हो सकते हैं एज अ ट्रेडर, और या आप बन सकते हैं एक इन्वेस्टर। ये दो तरीके से एक कोई भी व्यक्ति इसमें एंटर कर सकता है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि आप किस तरह से करने वाले हैं इस मार्केट में, जो एंट्री होगी, आपका रोल क्या होने वाला है। देखिए आपका रोल कई फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, जैसे आपने कितनी पढ़ाई की है इसकी, आपका फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कितना है, मार्केट के बारे में आपका क्या अप्रोच है, आपने मार्केट में कितना समय बिताया, ऑब्जर्वेशन जो की है वो मार्केट में कितना ऑब्जर्व किया, कितना डीपली आपने इंटेंसली आपने उसको स्टडी किया है, आप समझते हैं मार्केट को, आप कितना रिस्क एपेटाइट लेके चल रहे हैं, आप एक ट्रेडर बने या इन्वेस्टर बने, ये दोनों इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। देखिए अगर आप एज अ ट्रेडर जाना चाह रहे हैं, ठीक है, इफ यू वांट टू गो एज अ ट्रेडर, तो वहां पे कुछ चीजें हम बात करेंगे कि
अगर आप मार्केट में एज ए ट्रेडर जा रहे हैं ना, तो आपकी अप्रोच में लगाइए कि वहां पे ना आप एक अपॉर्चुनिस्ट की तरह काम करेंगे। मतलब आप एक अवसर की प्रतीक्षा करेंगे जिसमें आपको प्रॉफिट हो, आप वेट करेंगे, लगेगा एक ऑप्शन आ गया, आप ट्रेड में एंटर करेंगे और प्रॉफिट लेते ही तुरंत ट्रेड से बाहर आ जाएंगे। तब ट्रेडर मार्केट आवर्स में दूसरों से ज्यादा एक्टिव रहेगा और उसका एक जो शॉर्ट टर्म व्यू रहेगा हमेशा, वो ना ज्यादा लॉन्ग टर्म व्यू में नहीं जाएगा, वो रहेगा ट्रेडर का पर्सपेक्टिव। जो ट्रेडर है वो तीन तरीके से मेरे हिसाब से मैं बोलूंगा, एज अ डे ट्रेडर आप एंटर कर सकते हैं मार्केट के अंदर। यू कैन बी डे ट्रेडर, मतलब ये व्यक्ति क्या करेगा, 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक शाम के मार्केट में बना रहेगा, इसी के बीच में वो ट्रेड करता है और पोजीशंस को ओवरनाइट कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करता। ये रहेगा डे ट्रेडर। दूसरा, आप एज अ स्कैल्पर ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब ये एक डे ट्रेडर ही है, पर थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करता है और मल्टीपल टाइम्स ट्रेड करता है एक ही दिन में। जब अपॉर्चुनिटी दिखती है मार्केट में एंटर करता है, प्रॉफिट बुक करता है और जैसे ही लगता है कि उसके प्राइस वैल्यू रिवर्स हो रहा है या जो भी उसने पोजीशन ली है वहां से अब उसको लगता है कि लॉस हो सकता है, तो तुरंत वहां से प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाता है। फिर दोबारा वेट करता है अपॉर्चुनिटी की और उससे वो ट्रेड करता है। दिस इज अ स्कैल्पर ट्रेडर। ये काइंड ऑफ डे ट्रेडर ही है, लेकिन हाँ मल्टीपल टाइम्स और अमाउंट थोड़ा बड़ा होता है। तीसरा जो तरीका है वो आप एज अ स्विंग ट्रेडर मार्केट में एंटर कर सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये थोड़ा ज्यादा देर के लिए ट्रेड करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, कई बार ना कुछ दिनों से लेकर के कुछ हफ्तों तक के मार्केट में स्टे कर जाते हैं। ये मार्केट के मूव के साथ, स्विंग के साथ अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये मेरे को लगता है कि ये तीन तरह के ट्रेडर्स मैंने देखे हैं, इस तरह से लोग मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब जो इन्वेस्टर की बात करें, यदि आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपका व्यू ट्रेडर के व्यू से बहुत लंबा होगा, कुछ साल भी हो सकता है। और लोग दो तरह से इन्वेस्टर बन सकते हैं। एक तो कई बार वो क्या करते हैं, फर्स्ट टाइप में अगर बात करूं, वो लोग बनना चाहते हैं वैल्यू इन्वेस्टर। अब ये वैल्यू इन्वेस्टर क्या है, आपको फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी आज के स्टेज पे है, उसकी ग्रोथ क्या चल रही है, वो कितना मेच्योर हो चुकी है, क्या उसके प्रॉफिट्स एंड लॉसेज एंड ऑल दैट है। उसमें क्या होता है कि आपने ये देखते हैं, मतलब करंट सिनेरियो की नहीं बात कर रहा हूं, आप उसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखते हैं। आपने देखा बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुकी है, बढ़िया ग्रोथ अचीव कर चुकी है, पर अचानक कोई विपत्ति आ जाए, कोई डिजास्टर आ जाए या कोई ऐसी चीज आ जाए, कोई न्यूज आ जाए, कोई इवेंट हो जाए, कंपनी से रिलेटेड ग्लोबल न्यूज हो, अपना कंट्री से रिलेटेड न्यूज हो, मैनेजमेंट से रिलेटेड न्यूज हो, जिसके कारण अचानक से एक शॉर्ट टर्म के लिए उसका प्राइस डाउन हुआ है और आपको लगता है बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक प्राइस है, ये एक बाइंग प्रपोजिशन हो सकती है। उस टाइम पे आप तुरंत क्या करते हैं, ये वैल्यू इन्वेस्टर उसमें एक अपॉर्चुनिटी को देखते हुए वो मार्केट में एंटर कर जाता है, इन्वेस्ट करता है और उसके बाद उसे पता है कि इसके अच्छे रिटर्न्स आने वाले हैं। ये होता है वैल्यू इन्वेस्टर। वो ना एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढता है, मौका मिले, जैसे ही मौका मिलेगा आई विल गेट इनटू दैट ट्रेड, और वो लॉन्ग टर्म विजन लेके चलता है, कुछ सालों का हो सकता है ये लोग करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। और एक तरह का होता है ग्रोथ इन्वेस्टर। ये क्या करता है, देखिए ये उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें अब परिस्थितियों के कारण, यानी कि कोई भी ना सेक्टरल ग्रोथ आने वाली हो या चल रही हो। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको बोलना चाहूंगा, आज के टाइम पर ईवी, सोलार, सेमीकंडक्टर्स का सेक्टर है, काफी हाइप सुन रहा हूं मैं इस चीज की। ठीक है, अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एग्जांपल दे रहा हूं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज डोंट कंसीडर एज अ रिकमेंडेशन, जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पस। तो ये उस तरह से इसके अंदर एज एन इन्वेस्टर आप काम कर सकते हो। तो सबसे पहले ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड करना कि मेरा रोल क्या हो, मैं एज अ ट्रेडर मार्केट को अप्रोच करने वाला हूं या मैं एज एन इन्वेस्टर अप्रोच करने वाला हूं। दोनों का काम करने का तरीका, दोनों की मार्केट को लेकर के अप्रोच, दोनों के रिस्क एपेटाइट, दोनों के वो डिसाइडिंग फैक्टर्स जिनकी वजह से वो मार्केट में एंट्री और एग्जिट करते हैं, अलग अलग होते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स को थॉरोली एनालाइज करने के बाद, एंड यू शुड ऑल्सो टेक एडवाइस फ्रॉम अ रजिस्टर्ड प्रोफेशनल हु इज योर फाइनेंशियल एडवाइजर, देन यू शुड डिसाइड कि हाँ क्या रोल आप डिसाइड करना चाहते हैं। तो ये था आज का, मैंने जो 3 पॉइंट मैंने आज के रखे थे डिस्कशन के लिए, इन 3 चीजों पे कि हम किन किन चीजों को डिसाइड कर सकते हैं, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, उनके रोल्स क्या होते हैं, मार्केट में एक ट्रेड होता कैसे है। आगे सेशंस में हम इसको और डिटेल में लेकर के चलेंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा।
आप कोई भी इसके अंदर आपका कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं, और अगर ये आपको पसंद आया है इस तरह की वीडियो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगले सेशन में और डिटेल हम लेकर के आएंगे, हम इंडेक्सेस के बारे में बात करेंगे और फिर हम इसको धीरे धीरे एक स्टॉक मार्केट में रियल टाइम सिनेरियो में होने वाली कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं सबको हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगले सेशन में अगली जो पार्ट में पोस्ट करने वाला हूं उसके अंदर इसको भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। आई विश यू अ ग्रेट लर्निंग। इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।